नमस्कार। अब तक हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व देखा था। फिर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट भी देखा लास्ट वीडियो में। और आज उसी का शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का ही जो प्रीएम्प्टिव वर्जन है उसको हम शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट बोलते हैं, वो आज हम देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। ये प्रीएम्प्टिव है। दैट मीन्स अगर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तो मेन टाइम में उसे हम हटा भी सकते हैं और दूसरे प्रोसेस को भी ला सकते हैं एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन मतलब रनिंग के लिए। एग्जीक्यूट हो जाए तब तो ठीक ही है, लेकिन अगर बीच में रन हो रहा है, कोई और प्रोसेस आना चाहे तो वो आ सकता है। ठीक है, क्राइटेरिया बर्स्ट टाइम है। अगेन एसजीएफ में भी बर्स्ट टाइम ही क्राइटेरिया था। और अगर दो बर्स्ट टाइम सेम आए किसी भी प्रोसेस का तो हम अराइवल टाइम चेक करेंगे, जो कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन भी बोलते हैं उसे। तो पहले प्रॉब्लम के साथ देखते हैं। तो गैंट चार्ट तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये प्रीवियस प्रॉब्लम वाला। तो एट टी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि P2 आया ही नहीं है रेडी क्यू में, तो हमें P1 को ही सीपीयू देना होगा। लेकिन ध्यान रहे कि उसको कंप्लीट एग्जीक्यूशन तक नहीं चलाएंगे। दैट मीन्स 7 इसका बस टाइम है, तो ऐसा नहीं कि 7 यूनिट्स ऑफ टाइम के लिए इसको सीपीयू मिलेगा। यहां पे जब तक दूसरा प्रोसेस आ नहीं जाता तब तक ये रन करने के लिए फ्री है। दैट मीन्स टी इक्वल्स टू 2 तक तो ये चलेगा। अब जब हम t इक्वल्स टू 2 पे हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे ध्यान रहे कि बस टाइम अब 7 से गिर के 5 हो चुका है। दैट मीन बस टाइम तो 7 ही था, रिमेनिंग बस टाइम अगर देखें तो वो 5 है। अब t इक्वल्स टू 2 पे देखो P1 और P2 को, तो P1 का रिमेनिंग बस टाइम है 5 और P2 का 3। ठीक है, तो 5 और 3 में से छोटा कौन सा है? 3, तो P2 चलेगा। अब 3 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलाएंगे, क्योंकि अब दोनों प्रोसेस जब आ जाते हैं, जब भी दोनों प्रोसेस रेडी क्यू में आ जाते हैं, दोनों या फिर जितने भी प्रोसेस है वो सभी आ जाते हैं, तो ये एसजीएफ के तरह ही बिहेव करने लगता है। दैट मीन्स जो भी छोटा बस टाइम होगा उसको जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए उसे चलाएंगे। तो 3 यूनिट्स ऑफ टाइम के लिए चलेगा। दैट मीन्स 5 तक ये खत्म हो गया। और फाइनली P1 चलाएंगे जो कि 5 यूनिट्स ऑफ टाइम के लिए चलेगा, तो 10 पे वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना है कि हमने ऐसा क्यों किया, हमने इसे 3 यूनिट ऑफ टाइम के लिए ही क्यों चलाया। क्योंकि अब इसका बस टाइम 3 था और उसका रिमेनिंग बस टाइम 5। तो अब ये आगे चलेगा तो t इक्वल्स टू, हम अगर देखें तो t इक्वल्स टू 3 पे भी बात वही रहता। t इक्वल्स टू 3 तक इसका बस टाइम फिर 2 हो जाता, उसका 5 ही रहता। अभी भी ये कम था। t इक्वल्स टू 4 पे भी देखते तो ये और कम हो जाता, तो ये कम ही होता जाएगा अब इससे P1 के बस टाइम, रिमेनिंग बस टाइम से। इसीलिए इसको अब कंप्लीट जब तक नहीं हो जाए तब तक इसको चलाना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब कंप्लीशन टाइम हम हमेशा जब भी प्रीएम्प्टिव केस होता है तो राइट हैंड साइड से ही देखते हैं, क्योंकि मल्टीपल अकरेंसेस हो रहे होते हैं। P1 2 बार रन हुआ है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड से देखें तो 10 इसका कंप्लीशन टाइम है और P2 का 5। टर्न अराउंड टाइम होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। 10 माइनस 0 इज 10, 5 माइनस 2 इज 3। वेटिंग टाइम अगर देखें तो वेटिंग टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। ध्यान रहे यहाँ पे हमने कुछ कैलकुलेशन भी किया था, तो बस टाइम वही रहेगा जो पहले था 7। तो 10 माइनस 7 इज 3 और 3 माइनस 3 इज 0। नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम सेम हुआ करता था, लेकिन इस बार डिफरेंट होगा। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? पहले बार कब सीपीयू मिला P1 को? 0 पे, माइनस इट्स अराइवल टाइम, तो 0 माइनस 0 इज 0। P2 को पहले बार सीपीयू मिला 2 पे, माइनस इट्स अराइवल टाइम, तो 2 माइनस 2 इज अगेन 0। अब आप डिफरेंट पैरामीटर्स निकाल सकते हैं, विच इज एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। कैलकुलेशन कोई मिस्टेक हो तो आप देख सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं।
t इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करेंगे तो t इक्वल्स टू 0 पे क्योंकि बस P1 आया हुआ है तो P1 चलेगा। कब तक चलेगा? अब क्योंकि अगला जो प्रोसेस है वो रेडी क्यू में P1 P2 t इक्वल्स टू 1 पे आ रहा है तो 1 यूनिट ऑफ टाइम तो ये शांति से चल ही सकता है, तो 1 तक चलाएंगे। अब t इक्वल्स टू 1 पे अब ये 1 यूनिट ऑफ टाइम चला है तो अब ये 6 बच गया। अब t इक्वल्स टू 1 पे P1 P2 दोनों ही तैयार है, लेकिन देखेंगे कि छोटा बस टाइम किसका है, तो 6 और 5 में 5 छोटा है। तो P2 कब तक? सिर्फ 1 यूनिट, क्योंकि 2 पे फिर से डिसीजन लेना पड़ेगा। 1 यूनिट चला, क्योंकि 1 यूनिट चला तो इसको घटा के 4। अब फिर से देखते हैं t इक्वल्स टू 2 पे P1 P2 P3 तीनों में देखना पड़ेगा। P3 छोटा है, अगेन 1 यूनिट, क्योंकि 3 पे फिर से डिसाइड करना है हमें, क्योंकि 3 पे नेक्स्ट अराइवल टाइम है 3। तो P1 P2 अच्छा P3 का 1 यूनिट घटाना होगा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब P1 P2 P3 और P4 में से देखेंगे तो P4 क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम 1 है तो ये तो पूरा ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसको यहां पे काटने से अच्छा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद t इक्वल्स टू 4 तक देखेंगे तो P5 भी आ चुका है, ठीक है। तो अब अगर कंपैरिजन करेंगे तो 6 4 2 और 2, क्योंकि P4 तो खत्म हो चुका है, 6 4 2 और 2, तो 2 और 2 P3 और P5 के बीच में टाई हो गया। तो उसका अराइवल टाइम चेक करते हैं। P3 का क्योंकि अराइवल टाइम कम है तो P3 अगेन फॉर 1 यूनिट ऑफ टाइम तो 5 तक, तो P3 का एक और कम कर दो, 1 बच गया, ठीक है। अब 5 तक तो P6 भी आ चुका है, तो अब सब में देखते हैं तो 6 4 1 1 2 1, ठीक है। P1 P2 P3 P4 अभी लास्ट में हमने P3 को चलाया, ठीक है, और t इक्वल्स टू 5 तक सभी आ चुके हैं। तो 6 4 और इन तीनों का 1 है, तो तीनों का क्योंकि 1 है तो चेक करना होगा P3 3 का नहीं है, ये तो P4 तो कंप्लीट ही हो चुका, तो P3 और P6 में से देखना होगा कि P3 और P6 का टाई हो गया तो अराइवल टाइम P3 का कम है विच इज 2, तो वो चलेगा 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलेगा, तो 6 पे वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये खत्म। हालांकि अब अगर वो ज्यादा भी होता, अगर एक बार वो चूज हो गया, अब क्योंकि रेडी क्यू में P1 से लेके P6 तक सब आ चुके हैं, जो कंप्लीट हो गया वो तो हो ही गया। अब क्योंकि जब सब आ चुके हैं तो ये जो SRTF होता है ये हमारे पास SGF में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि अब देखो अब जो बस टाइम छोटा है वो और छोटा ही होता जाएगा, वो बढ़ेगा और किसी और के साथ उसका कंपटीशन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे अगर 2 होता और 2 सबसे कम होता तो 1 यूनिट ऑफ टाइम के बाद वो 2 1 ही हो जाता, दैट मीन्स वो कम ही होता जाएगा। तो अब इसे टिल एग्जीक्यूशन हम जब तक खत्म ना हो जाए तब तक इसे प्रोसेस को रन कर सकते हैं। तो P3 भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं P1 P2 P5 और P6 में, तो P6 होगा 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, ये भी खत्म। अब P1 P2 और P5 में 6 4 2, तो P5 2 यूनिट्स ऑफ टाइम के लिए 9 पे ये भी खत्म। अब P1 और P2 में तो P2 4 यूनिट्स ऑफ टाइम के लिए, तो 13 पे ये भी खत्म। और फाइनली P1 19 पे ये भी खत्म, ठीक है।
तो कंप्लीशन टाइम देखते हैं, राइट हैंड साइड से देखेंगे तो P1 का 19, P2 का 13, P3 का 6, P4 का 4, P5 का 9, P6 का 7। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो आप बता सकते हैं। टर्न अराउंड टाइम होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो 19 माइनस 0 इज 19, 13 माइनस 1 इज 12, 6 माइनस 2 इज 4, 4 माइनस 3 इज 1, 9 माइनस 4 इज 5 एंड 7 माइनस 5 इज 2। वेटिंग टाइम निकाल सकते हैं, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, 19 माइनस 7 इज 12, 12 minus 5 is 7, 4 minus 3 is 1, then 0, 3 and then 1. Response time, P1 पहले बार 0 पे मिला उसको CPU और P1 आया भी 0 पे था, 0 minus 0 is 0। P2 पहले बार 1 पे मिला, वो आया भी 1 पे था, 1 minus 1 is 0। P3 2 पे मिला और 2 पे ही आया था, 2 minus 2 again 0। P4 3 पे और 3 पे ही आया था, 3 minus 3 0। P5 7 पे और वो आया था 4 पे, तो 7 minus 4 is 3। लास्ट में P6 6 पे और आया था 5 पे, 6 minus 5 is 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 गेट में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो अगेन गैंट चार्ट बनाते हैं। 0 पे क्योंकि केवल हमारे पास P1 ही आया है तो उसे 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चला देते हैं पहले। ठीक है, तो ये घट के 8 हो जाएगा। अब 1 पे P1 और P2 में कंपैरिजन, तो P2 अगेन 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलेगा, ये घट के 3 हो जाएगा। अब प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 इन तीनों में देखेंगे तो हमारे पास P2 का कम आएगा, तो इसको एग्जीक्यूशन तक अब चलाएंगे क्योंकि अब SJF की तरह बिहेव कर रहा है। तीनों प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुके हैं, जो रन हो रहा है वो तो रन हो रहा है, तीनों प्रोसेस अब अवेलेबल है हमारे पास CPU में आने के लिए। तो इन तीनों में से P2 का क्योंकि बस टाइम सबसे कम था, SJF की तरह देख रहे हैं हम लोग इसे, तो सबसे कम था P2 का, तो P2 3 यूनिट चला, तो 5 पे ये खत्म। फिर P1 और P3 में देखें तो P1 8 यूनिट के लिए चलेगा और फाइनली P3 9 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलेगा। इसके बाद P3 हो गया, खत्म हो गया ये 13 9 यूनिट ऑफ, तो यहां इसके बाद P3 13 और 9 22 पे ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीशन टाइम अगर देखें तो P1 का कंप्लीशन टाइम है 13, P2 का कंप्लीशन टाइम है 5 और P3 का कंप्लीशन टाइम है 22। टर्न अराउंड टाइम देखें तो 13 माइनस 0 कंप्लीशन माइनस अराइवल 13, 5 माइनस 1 इज 4, 22 माइनस 2 इज 20। वेटिंग टाइम देखें, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, 13 माइनस 9 इज 4, 4 minus 4 is 0 and 20 minus 9 is 11। तो रिस्पॉन्स टाइम, हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं थी इस बार, तो पहले बार P1 को CPU मिला 0 पे, आया ही था 0 पे, 0 minus 0 is 0। P2 को पहली बार 1 पे मिला, आया भी 1 पे था, 1 minus 1 is 0। P3 को 13 पे मिला, आया 2 पे था, 13 minus 2 is 11। एवरेज वेटिंग टाइम पूछा जा रहा था, तो 15 by 3 which is 5, तो 5 हमारा इस केस का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी अपीयर हो चुका है रन 16 में। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेस विद द अराइवल टाइम एंड द लेंथ ऑफ द CPU बस टाइम गिवन इन मिलीसेकंड, द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज्ड इन द प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि हमें टर्न अराउंड टाइम बताना है इस प्रोसेस का मिली सेकेंड्स में। ठीक है, तो जो टाइम वेरिएबल्स गिवन है वो भी मिली सेकेंड में ही है। तो गैंट चार्ट बनाते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे
ध्यान से अगर देखें तो t इक्वल्स टू जीरो पे P1 आया। अब उसको 3 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलाएंगे क्योंकि अगला अपीयरेंस जो हो रहा है वो t इक्वल्स टू 3 पे हो रहा है। 3 यूनिट तक चला तो ये 3 कम हो गया 7। अब t इक्वल्स टू 3 पे P1 और P2 में कंपैरिजन होगा तो P2 का कम है बर्स्ट टाइम, तो वो 4 यूनिट तक और चल सकता है। क्यों चल सकता है? क्योंकि अगला अपीयरेंस हो रहा है t इक्वल्स टू 7, तो 4 यूनिट तो चल ही सकता है वो। तो ये 4 चल गया तो रिमेनिंग इसका बर्स्ट टाइम हो गया 2। अगर t इक्वल्स टू 7 P3 भी आ चुका है। अब P1 P2 P3 में देखेंगे तो P3 का सबसे कम, तो उसको एग्जीक्यूशन तक चलाया था क्योंकि एक ही उसका यूनिट चलना है। अब 8 पे अगला डिसीजन लेना था, 8 पे वो तो खत्म ही हो जाएगा एक बार में, तो P3 हो गया खत्म। और 8 पे अब P1 P2 और P4 में डिसीजन लेना है, तो 7 2 और 3, तो P2 ऑब्वियसली। अब क्योंकि सभी आ चुके हैं तो तीनों में P2 का ही बस टाइम कम है, तो उसको खत्म ही कर देना है पूरा है, क्योंकि अब और कोई नया प्रोसेस आ नहीं रहा है, तो जो है आगे भी वही छोटा रहेगा। एक टाइम यूनिट मतलब अभी हो रहा है t=8, t=9 पे और छोटा हो जाएगा, फिर खत्म ही हो जाएगा। तो P2 को कंप्लीट एग्जीक्यूशन SGF के तरह कंप्लीट करते हैं, तो 8 तक तो ये चला P3, ठीक है। तो P2 को कंप्लीट करते हैं, 2 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए, तो P2 हो गया कंप्लीट। उसके बाद 7 और 3, P1 और P4 में 3 छोटा है, तो P4 चलेगा 13 तक, और फाइनली P1 चलेगा 7 यूनिट ऑफ टाइम लेगा, तो P1 20 तक, ठीक है। कंप्लीशन टाइम देखते हैं। P1 का कंप्लीशन टाइम है 20, P2 का कंप्लीशन टाइम है 10, P3 का कंप्लीशन टाइम है 8 और P4 का कंप्लीशन टाइम है 13। अब देखें अगर ध्यान से तो टर्न अराउंड टाइम होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो 27, 8 माइनस 7 इज 1, 13 माइनस 8 इज 5। वेटिंग टाइम देखें तो वो हो जाएगा टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, तो 20 माइनस 10, ध्यान रहे 20 माइनस 7 नहीं, 20 माइनस 10 विच इज 10, 7 माइनस 6 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, 5 माइनस 3 इज 2। रिस्पॉन्स टाइम हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, वेटिंग टाइम की आवश्यकता नहीं थी। तो रिस्पॉन्स टाइम P1 पहले बार CPU मिला 0 पे, आया था 0 पे, 0 माइनस 0 इज 0। P2 पहली बार 3 पे मिला, आया 3 पे था, 3 माइनस 3 0। P3 P3 देखे तो P3 पहले बार 7 पे मिला, 7 पे आया था, और P4 पहले बार 10 पे मिला, 8 पे आया था, 10 माइनस 8 इज 2। एवरेज टर्न अराउंड टाइम पूछा था तो 27, एक 28 और 5, 33/4। तो ये अगर देखें तो 8 4 8 या 32, ठीक है, 10 4 2 जा 8, 28.25, जो कि ए ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ प्रॉब्लम पे। तो यहाँ पे फिर से गैंट चार्ट बनाते हैं। t=0, P1 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलेगा, तो ये घट के 4 हो गया इसका बस टाइम, मतलब रिमेनिंग बस टाइम। अब P1 और P2 में देखें, क्योंकि t=1 है अभी, तो यही दोनों रेडी क्यू में है हमारे पास। जो अवेलेबल प्रोसेस है रेडी क्यू में, अवेलेबल प्रोसेस यही दोनों है, P1 और P2। P1 P2 में डिसाइड करेंगे बस टाइम के बेसिस पे, तो P2 का कम है, दैट मीन्स P2 आएगा, 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलेगा, तो ये घट के अब 2 हो गया। फिर 2 तक P1 P2 P3 तीनों हमारे पास है, तो तीनों में 4 2 और 4, तो P2 का कम है, तो 1 यूनिट के लिए चलाते हैं, तो ये घट के अब 1 हो गया, ठीक है। अब t=3, एक्चुअली इसको 4 तक हम चला सकते थे,
ध्यान से देखिए तो, क्योंकि जब हमने इसे चलाया P2 एट टी इक्वल्स टू 2, टाइम t इक्वल्स टू 2 में देखें तो 4 था, 2 था और 4 था। ठीक है, तो क्योंकि अगला प्रोसेस 4 पे आने वाला था तो चला सकते थे, लेकिन फिर भी टाइम इक्वल्स टू 4 तक अगर चला के इसको खत्म ही कर देते तो t इक्वल्स टू 4 तक इसे चला सकते, क्योंकि अगला जो प्रोसेस आने वाला है तभी, क्योंकि अभी तीनों प्रोसेस P1 P2 P3 में जो बस टाइम है वो था 3 था, सॉरी 4 था, 2 था, 4, तो 2 ही कम है, तो 2 यूनिट चला दिया, P2 हो गया खत्म। ठीक है, अब टाइम 4 पे देखें अगर ध्यान से तो 4 4 और 1 इन तीनों में अब चेक करना है। ऑब्वियसली P4 1 यूनिट चलेगा, 5 पे हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो ये भी खत्म हो गया। अब P1 और P3 में डिसीजन लेना है, तो 4 और 4, तो अराइवल टाइम देखेंगे, P1 पहले आया था तो फिनिश टिल एग्जीक्यूशन 9 पे ये खत्म, और P3 अगेन इसको भी 4 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए, P3 तो 13 पे ये खत्म। ठीक है, एक बार इसका फिर से गैंट चार्ट बना के देख लेते हैं, अगर कंफ्यूजन हुआ हो तो। शुरुआत करेंगे हम t इक्वल्स टू 0 पे, तो ओनली P1 अवेलेबल है, 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चला, रिमेनिंग बस टाइम 4। t इक्वल्स टू 1 पे P1 P2 में से देखेंगे तो P2 का कम बस टाइम है, P2 चला, 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलेगा। अब t इक्वल्स टू 2 पे देखें तो 4 2 और 4, इन तीनों में से छोटा 2 है, तो P2 अब कितना चला है इसको, क्योंकि P4 अब अराइवल टाइम है उसका 4, तो तब जाके डिसीजन लेंगे, तो 2 यूनिट ऑफ टाइम इसको चला सकते हैं। ठीक है, खत्म हो गया ये, सॉरी P2 खत्म हो गया। अब P1 P3 और P4 में चेक करना है, तो 4 2 4 4 और 1। ठीक है, 4 4 और 1, तो P4 को खत्म कर दो क्योंकि इसका बस टाइम कम है, तो 5 पे ये खत्म हो गया। अब देखते हैं, दोनों का बस टाइम 4 है, रिमेनिंग बस टाइम। ठीक है, तो इसका अराइवल टाइम चेक करेंगे कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए। अराइवल टाइम P1 का कम है, तो P1 कंप्लीट होगा, 4 यूनिट ऑफ टाइम, 9 पे खत्म, और सिमिलरली P3 खत्म होगा 4 यूनिट ऑफ टाइम, दैट मीन्स 13 पे। कंप्लीशन टाइम देखें तो P1 का है 9, P2 का है 4, P3 का है 13 और P4 का है 5। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम देखें तो 9 minus 0 is 9, 4 minus 1 is 3, 13 minus 2 is 11 and 5 minus 4 is 1। वेटिंग टाइम देखा जाए, 9 minus 5 is 4, 3 minus 3 is 0, 11 minus 4 is 7, 1 minus 1 is 0। रिस्पॉन्स टाइम पहले बार P1 0 पे शेड्यूल हुआ था, आया भी 0 पे था, 0 minus 0 is 0। P2 को देखें तो पहली बार P2 1 पे शेड्यूल हुआ, आया भी 1 पे था, 1 minus 1 0। P3 को देखें तो पहले बार 9 पे हुआ और आया था 2 पे, तो 9 minus 2 is 7। और P4 पहले बार 4 पे आया 4 पे था, 4 minus 4 0। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द वेटिंग टाइम ऑफ P2 यूजिंग SRTF। ठीक है, तो ये भी 2007 में आ चुका है। तो 0 पे देखें तो P1, अब अगला डिसीजन लेने के लिए हमारे पास वक्त है, क्योंकि अगला t इक्वल्स टू 15 पे आना है, तो आराम से इसको 15 यूनिट्स ऑफ टाइम के लिए तो चला ही सकते हैं। ठीक है, अब t इक्वल्स टू 15 पे
15 चलाया तो ये 5 बचा और ये 25। अब t इक्वल्स टू 15 पे देखें, ऑब्वियसली 5 कम है तो और ये P1 चल सकता है कितना, 30 तक अगला आ रहा है ना, लेकिन इसको केवल 5 चाहिए तो 5 यूनिट चला दो इसको, खत्म हो गया P1। ठीक है, अब ध्यान दो हम पहुंच चुके हैं t इक्वल्स टू 20 पे। ठीक है, तो t इक्वल्स टू 20 पे केवल P2 है। ठीक है, तो 10 यूनिट्स ऑफ टाइम वो चल सकता है P2, क्योंकि अगला 30 पे आने वाला है, तो P2 को 10 यूनिट्स ऑफ टाइम चलाया तो 30, इसमें 10 कम कर देंगे तो 15 हो जाएगा। अब 30 पे P3 भी आ चुका है और P2 भी है, लेकिन कम है बस टाइम P3 का, तो यहाँ P3 आएगा, आराम से 15 यूनिट्स ऑफ टाइम चल सकते हैं क्योंकि P4 आने में अभी टाइम है, तो 15 यूनिट्स ऑफ टाइम। लेकिन 15 चले क्यों, उसका बस टाइम तो 10 ही है, तो 10 यूनिट ऑफ टाइम चला तो 40 तक ये खत्म हो गया। ठीक है, अब यहां देखें तो t इक्वल्स टू 40 पे सिर्फ P2 है हमारे पास, P4 अभी आना बाकी है, तो 5 यूनिट ऑफ टाइम तक वो चल सकता है, तो P2 को और 5 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चला दो तो ये अब 10 बच गया और 45 पे आ चुके हम लोग। 45 पे हमारे पास P2 भी है P4 भी है, लेकिन P2 केवल 10 यूनिट्स बचा हुआ और P4 15 यूनिट्स, तो आराम से अब P2 को कंप्लीट कर दो, 10 यूनिट्स मतलब 55 तक चलेगा, और एट द एंड अब कोई चॉइस बचा नहीं है, टाइम भी 55 हो चुका है, मतलब P4 आ चुका होगा रेडी क्यू में, P4 को चला दो, कितना चलना है उसको, 15 यूनिट्स ऑफ टाइम, दैट मीन्स 70 तक। तो कंप्लीशन टाइम पे ध्यान दे तो P1 का कंप्लीशन टाइम हो जाएगा 20, P2 का कंप्लीशन टाइम हो जाएगा 55, P3 का कंप्लीशन टाइम हो जाएगा 40 और P4 का कंप्लीशन टाइम हो जाएगा 70। इसके अलावा हम टर्न अराउंड टाइम देख सकते हैं 20 माइनस 0, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 10 और 5 और 20 25, ये हो जाएगा। वेटिंग टाइम क्या होता है, वेटिंग टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, 20 माइनस 20 0, 40 में से 25 गया 15, 10 में से 10 गया 0, 25 में से 15 गया 10। रिस्पॉन्स टाइम P1 पहले बार कब आया 0 पे, और अराइवल टाइम क्या था 0, तो 0 माइनस 0 इज 0। P2 पहले बार शेड्यूल हुआ 20 पे और अराइवल टाइम था 15, 20 माइनस 15 इज 5। P3 पहले बार शेड्यूल हुआ 30 पे, उसका अराइवल टाइम था 30, 30 माइनस 30 इज 0। P4 पहले बार 55 पे, अराइवल टाइम 45, तो 55 माइनस 45 इज 10। हमें पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द वेटिंग टाइम ऑफ P2, P2 का वेटिंग टाइम देखें तो वो है 15, इसका आंसर हो जाएगा 15। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज प्रोसेस तो यही था शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिदम का। ये प्रीएम्प्टिव एल्गोरिदम है, क्राइटेरिया बस टाइम है, और तब तक ही हम लोग ज़्यादा संयम बरतेंगे, दैट मीन्स फूक फूक के कदम रखेंगे तब तक जब तक सारे प्रोसेस रेडी क्यू में आ नहीं जाए। ठीक है, जब सारे आ गए तब तो एसजीएफ की तरह ही ट्रीट होगा, आराम से हो जाएगा। तो जब तक सारे प्रोसेस आ नहीं जाते आराम आराम से चलना है, अगले प्रोसेस के आने तक ही उस प्रोसेस को चलाना है, फिर चेक करना है, जब वो आ गया फिर चेक करना है, फिर नया प्रोसेस आया अगेन चेक करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।